हाँ जी बच्चों, तो पढ़ते हैं आप ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन का सिंपली मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस। चाहे आपको प्रोटीन सिंथेसिस लिखा हुआ आ जाए या क्वेश्चन में ट्रांसलेशन लिखा हुआ आ जाए, डोंट बी कंफ्यूज, दोनों एक ही बात है। जब भी सेल अपने लिए प्रोटीन बनाएगी तो उस प्रोसेस को आप ट्रांसलेशन ही कहेंगे। जैसे अगर आपको ध्यान है, आप सेल चैप्टर में पढ़ते हो कि व्हाट इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, तो आप बोलते हो राइबोसोम, है ना, या आर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है क्योंकि ईआर पर राइबोसोम चिपके हुए हैं, तो आप राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हो। तो जनरली बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है, बट हमेशा ध्यान रखो राइबोसोम अकेला प्रोटीन नहीं बनाता बच्चों। नो डाउट राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन बनाने में, लेकिन जैसा मैंने आपको जेनेटिक्स में शुरू से बताया है इस चैप्टर में कि प्रोटीन यानी ट्रांसलेशन बनाने के लिए ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनएज आर रिक्वायर्ड। राइबोसोम अकेला नहीं कर सकता ये काम। अगर आप एनसीईआरटी में ट्रांसलेशन के इस डायग्राम को देखो ना, तो राइबोसोम कहाँ है उसमें, ये बैठा, ये तो राइबोसोम है, मेन फैक्ट्री जिसके अलॉन्ग प्रोटीन बनेगी। लेकिन ये जो प्रोटीन चेन बन रही है ये किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड को जोड़ेगी वो कौन डिसाइड कर रहा है? देखो एमआरएनए। राइबोसोम के अंदर कौन बैठा है? यू नो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरआरएनए प्लस 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। इस बार पूछा गया था नीट में ये क्वेश्चन, 2023 में क्वेश्चन आया था कि कितने तरह की प्रोटीन्स होती हैं राइबोसोम्स में। बच्चे सेल चैप्टर में ढूंढ रहे थे, ट्रांसलेशन में रखा है, ठीक है। तो राइबोसोम आरआरएनए प्लस 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से खुद भी बना होता है और प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। क्लियर? तो एमआरएनए भी चाहिए, आरआरएनए भी चाहिए, और इन अमीनो एसिड्स को उठा उठा के कौन लाएगा? ये तो आराम से सेल में सोए हुए पड़े रहते हैं, इनको नहीं पता कैसे जुड़ना है, कहाँ जुड़ना है। ये तो टीआरएनए का काम है, इनको उठाकर लाएगा और सही जगह पर जोड़ेगा। तो ट्रांसफर आरएनए के बिना भी ये काम नहीं हो सकता। तो नॉट ओनली राइबोसोम बल्कि राइबोसोम यानी आरआरएनए, एमआरएनए प्लस टीआरएनए, ऑल 3 आरएनएज आर नेसेसरी एसेंशियल फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। बट रोल के अकॉर्डिंग सबका काम डिफाइंड है कि एमआरएनए का काम है मैसेंजर, ये मैसेज लेकर आया है। टीआरएनए का काम है ट्रांसफर, ये अमीनो एसिड्स को उठा उठा के ट्रांसफर करेगा। और राइबोसोम में आरआरएनए का काम है कि ये तो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, अभी हम देखेंगे। यहाँ पर कोई, जैसे आपको ध्यान है रेप्लिकेशन में हम मेन एंजाइम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन में हम मेन एंजाइम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ऐसे यहाँ कोई अमीनो एसिड पॉलीमरेज नहीं आएगा या कोई प्रोटीन पॉलीमरेज जैसा एंजाइम नहीं पढ़ोगे आप। यहाँ पर खुद राइबोसोम ही एंजाइम का भी काम करेगा। आपको ध्यान है मैंने बताया था कि राइबोसोम में अलग अलग तरह के आरएनए होते हैं, भूल गए क्या तुम लोग? प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के होते हैं ना, 5, 16 और 23S, ये वाले आरआरएनए होते हैं, ठीक है। आरआरएनए के टाइप्स हैं ये जो राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोट्स में 5, 18, 28 और 5 के साथ एक एडिशनल था 5.8S, ये थे 4 तरह के। तो ये जैसे प्रोकैरियोट का अगर राइबोसोम है ना बच्चों, तो उसमें 3 आरएनए मिलेंगे आपको। यूकैरियोट का राइबोसोम है ये, तो 4 आरएनए मिलेंगे। तो सबके सब मिलकर कैटलिस्ट का काम नहीं करते, हमेशा ध्यान रखो। राइबोसोम में वो कौन सा आरएनए है जो कैटलिस्ट का काम करता है? ये। प्रोकैरियोट्स में 23S, हमारे में 28S, ठीक है। बहुत बार आया नीट में क्वेश्चन, इसीलिए इनको राइबोजाइम कहते हैं। तो यहाँ पर कोई अलग एंजाइम नहीं आएगा। यहाँ पर जब पॉलीमराइजेशन करना होगा ना, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं क्या? जब भी 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? ये तो बेसिक है, सीख चुके हैं हम बायोमॉलिक्यूल्स में, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इसीलिए तो आप प्रोटीन चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हो। ऐसे बेसिक्स भूल जाओगे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी फिर तुम लोगों को। किसी भी प्रोटीन चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन बोल सकते हैं। पता लगा नीट में क्वेश्चन आया है पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन के लिए इनमें से क्या क्या चाहिए। सबको पता है कि ट्रांसलेशन के लिए तो तीनों चाहिए, बट यही नहीं पता किसी को कि यार पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब प्रोटीन चेन ही तो है। ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, बेसिक से हम, इसीलिए बायो को शुरू से लेकर एंड तक बेसिक्स से सीखना बहुत ज़रूरी है। आपने बेसिक्स मिस कर दिए, सीधा जेनेटिक्स पे कूद गए, भाई जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है पढ़ लो। सेल का बेसिक नहीं पता, ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पता, तो फिर जेनेटिक्स की टर्म्स को कोरिलेट कैसे करोगे कि कहाँ क्या चल रहा है? ओके और कुछ नहीं पता तो सेल जो सेल बायोलॉजी है वो तो सबको पता होनी चाहिए। जो 3 चैप्टर हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड बायोमॉलिक्यूल, ये तीनों एकदम पक्के होने चाहिए हर बच्चे के। इसीलिए मैंने इस सीरीज को शुरू करते वक्त सबसे पहले वही 3 चैप्टर्स पढ़ाए थे। तो अगर अभी भी दोबारा टाइम है तुम्हारे पास, तुमने नहीं पढ़ रखे हैं, तो प्लीज़ उन 3 चैप्टर्स को ज़रूर से पढ़ लो, पूरी बायो में काम आते हैं वो, ठीक है। तो प्रोटीन चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के लिए जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड के लिए कोई डीएनए पॉलीमरेज, कोई आरएनए पॉलीमरेज, कोई प्रोटीन पॉलीमरेज नहीं चाहिए, बल्कि
खुद राइबोसोम का ये वाला आरआरएनए ही किसकी तरह काम करेगा बच्चों, एंजाइम की तरह काम करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन पर सम आर एक्सेप्शन। उसका एक एक्सेप्शन ये रहा, आरआरएनए कोई प्रोटीन थोड़ी ना है, आरआरएनए तो एक न्यूक्लिक एसिड है, वो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है लेकिन वो खुद थोड़ी ना प्रोटीन है। तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है, एक आरआरएनए एक न्यूक्लिक एसिड एंजाइम का काम कर रहा है। 2-3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए तुमको ये सारी, ठीक है। तीनों का रोल बता दिया मैंने तुम्हें। एमआरएनए का रोल क्या बताया, इसके पास कोडोन्स हैं, ये मैसेंजर है। इसका रोल क्या बताया, ये ट्रांसफर करेगा, अमीनो एसिड्स को उठा के लाएगा। इसमें देखो 2 ही चीज़ दिखाई हैं। हमने टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना बच्चों कि टीआरएनए मैंने तुम्हें ऐसे बताया था 2D स्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है ना। यहाँ पर ये 3 एंड होता है जिस पर अमीनो एसिड को जोड़ता है ये, और ये इसका एंटीकोडोन लूप होता है। तो बस आपको इसमें इसका एंटीकोडोन और अमीनो एसिड दिखाया और कुछ नहीं दिखाया। ये इसका 2D स्ट्रक्चर है। 3D में आपको पता है टीआरएनए इन्वर्टेड एल की तरह होता है, ठीक है ना, ऐसे इन्वर्टेड एल की तरह होता है। ओके, तो ये हो गया। और आरआरएनए का काम क्या बताया मैंने तुम्हें, आरआरएनए यहाँ पर एंजाइम का रोल प्ले करेगा। नॉट ओनली एंजाइम बल्कि इसने राइबोसोम को बनाया भी है, तो ये एंजाइम एज वेल एज स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को। तो तीनों आरएनए मिलकर ये काम करेंगे, लेकिन जो मेन फैक्ट्री है जिसके अंदर ये चेन बनती जा रही है वो कौन है, राइबोसोम। तो यस, राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, बट ये काम ये अकेले नहीं करता बल्कि सारे आरएनए के साथ मिलकर करता है। ठीक है, वही हमें इस टॉपिक में समझना है कि एक्चुअली ये सिंथेसिस कैसे होता है। ओके, देखें क्या लिखा है। ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अभी तक हम कह रहे थे पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो माला बना रहे थे उसमें मोती क्या था, मोती था न्यूक्लियोटाइड। अब जो माला बनाएंगे हम, प्रोटीन की चेन बनाएंगे, उसमें मोती यानी मोनोमर कौन है, अमीनो एसिड है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया करो। तो अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है, यहीं पर लिख लो। पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन एक ही बात होती है, इस बात को मत भूल जाना, ठीक है। अब ये जुड़ना, इनको जुड़ना किस सीक्वेंस में है, तो द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन द एमआरएनए। ये तो हम सीख ही चुके हैं कि भाई एमआरएनए जिस सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन लाया है उसी सीक्वेंस में हर 3-3 के अकॉर्डिंग एक एक अमीनो एसिड जुड़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट कोडोन से नहीं दिया आपको, फर्स्ट कोडोन तो एयूजी होता है ना हमेशा, ऐसे बीच का कोई सेगमेंट दे दिया है और उसमें बस ये वाले कोडोन दिखाए, जीसीए, जीयू। ठीक है, क्लियर। देन आगे क्या लिखा है कि द अमीनो एसिड्स, बताया है, दोबारा आपको रिवाइज करवा दिया, एनसीईआरटी को भी लगता है यार पता नहीं बच्चे भूल ना जाते हो। द अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। ध्यान है अमीनो एसिड्स कैसे होते थे बच्चों, अमीनो एसिड का मतलब होता था अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप, एक H ग्रुप, और यहाँ पर H या R या कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर ये एक अमीनो एसिड है, इसके सामने मैं एक और अमीनो एसिड लिख दूँ तो क्या होगा ज़रा देखना, यहाँ पर जगह कम है, किसी और जगह लिख देती हूँ मैं। अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जस्ट अ मिनट, ये ले लेते हैं कि अगर ये एक अमीनो एसिड है जिसमें कि अमीनो एसिड का मतलब अमीनो एसिड दोनों एक ही अल्फा कार्बन पे जुड़े रहते हैं, ये एक R ग्रुप है, इसके सामने एक और अमीनो एसिड लगा देती हूँ मैं, ये अल्फा कार्बन, ये हमेशा ऐसे ही लिखते हैं बच्चों, हमेशा अमीनो इधर एसिड इधर, अमीनो इधर एसिड इधर, ठीक है। ये कोई R2 है, ये कोई R1 है, ठीक, दोनों अलग अलग अमीनो एसिड हो सकता है सेम भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बॉन्ड कैसे बनता है पता है कि यहाँ पर NH2 का मतलब ये N, ये H और ये H, तो इसका OH और इसका H हट जाता है, यानी H2O। जब भी आप देखो पॉलीमराइजेशन होता है डिहाइड्रेशन के थ्रू ही होता है, चाहे न्यूक्लिक एसिड्स, चाहे न्यूक्लियोटाइड्स को जुड़ना हो, चाहे शुगर्स को आपस में जुड़ना हो, हर जगह जब भी जनरली जुड़ते हैं ये तो डिहाइड्रेशन होता है। तो अगर ये H2O हट जाएगा तो देखना क्या होगा, अगर ये H2O यहाँ से हट जाएगा तो क्या ऐसा कुछ बॉन्ड नहीं बनेगा, ओहो जस्ट अ मिनट, क्या ऐसा कुछ बॉन्ड नहीं बनेगा। देखो ये आपको पता है कैसे था, ये तो सबको, इतनी केमिस्ट्री तो सबको ही आती होगी, ये C डबल बॉन्ड OH था, तो ये हट गया तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया। तो ये जो बॉन्ड बनता है ना CONH बॉन्ड, इसी को आप क्या कह देते हो, पेप्टाइड बॉन्ड।
ऐसे करके अमीनो एसिड्स आते जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं। तो जब भी अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन होता है तो कौन से बॉन्ड्स के थ्रू होता है बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई है, देखो कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, तो इट रिक्वायर्स एनर्जी। अब आप याद करो कि जब सेल ने रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन किया था तो एटीपी खर्च नहीं किए थे। वो जो न्यूक्लियोटाइड आ रहा था वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट हट जाते हैं और वही एनर्जी दे देते हैं। अब यहाँ पर जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है यानी जो मोती है वो न्यूक्लियोटाइड तो है नहीं, वो तो अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में कहीं फॉस्फेट्स ऐड कर नहीं सकते, तो यहाँ कौन एनर्जी प्रोवाइड करे? तो उसके लिए नेचर क्या करती है, ध्यान से सुनना, कि जब अमीनो एसिड्स को टीआरएनए उठाकर लाता है ना बच्चों, वो पूल में पड़े हुए हैं, ठीक है, उठाकर लाता है, तो उसी दौरान उठाने से पहले अमीनो एसिड्स का एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन यानी हर अमीनो एसिड एक एटीपी से जुड़ता है, एक अमीनो एसिड एक एटीपी से जुड़ता है। यहाँ पर सेल को थोड़ी सी अपनी एटीपी खर्च करनी पड़ती है। हर अमीनो एसिड एक एटीपी से जुड़ जाता है और उस एटीपी से जुड़ते वक्त उसकी जो एनर्जी है अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उस एनर्जी को यहाँ पर यूज़ करता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाते वक्त। ठीक है, तो यहाँ पर एटीपी का खर्चा होगा, लेकिन ये एटीपी कहाँ बाइंड हो चुके हैं? एट द टाइम ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। वो फर्स्ट स्टेप है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा है क्या कि ये जो एनर्जी है ये कब मिलेगी? देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड। चेन में लाने से पहले जहाँ वो सोए पड़े हैं उनको जगाया जाता है। जगाना मतलब उन्हें एनर्जी दी जाती है, एक्टिवेट किया जाता है। कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। जैसे ही वो एटीपी से बाइंड हो जाते हैं, अब वो जो अमीनो एसिड एटीपी है ना उसको टीआरएनए अपने साथ चिपका लेता है। इसमें भी कुछ चेंज होता है, मैं तुमको एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। एटीपी नहीं रहता, कुछ और में बदल जाता है, बट दिस कॉम्प्लेक्स इज लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट। कॉग्नेट का मतलब यहाँ पर एक तरह से स्पेसिफिक। ये फिक्स है ना कि किस टीआरएनए को किस अमीनो एसिड को उठाना है, या भूल गए ये कॉन्सेप्ट तुम लोग? बताया था मैंने कि टीआरएनए में जो भी एंटीकोडोन है उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड जुड़ता है, तो उसको बोलेंगे कॉग्नेट टीआरएनए। ओके, तो वो अपने कॉग्नेट टीआरएनए से जुड़ जाता है और जब अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ता है उस स्टेप को बोलते हैं बच्चों चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या अमीनो एसिड का टीआरएनए से जुड़ना अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, टू बी मोर स्पेसिफिक। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? तो ये जो इन्होंने पार्ट बताया, अभी एक्चुअल ट्रांसलेशन की तो शुरुआत ही नहीं हुई है। अभी तो सेल में अमीनो एसिड को जगा रहे हैं, जगाने के लिए एटीपी खर्च कर रहे हैं और उस जगे हुए अमीनो एसिड को, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को किस पर जोड़ रहे हैं? टीआरएनए पर जोड़ रहे हैं, बहुत कॉग्नेट टीआरएनए पर, स्पेसिफिक टीआरएनए पर। ठीक है, जब ये काम हो जाएगा उसके बाद टीआरएनए इन अमीनो एसिड्स को एक एक करके लाएगा और चेन को बनाएगा। ठीक है, इसको हम एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक डायग्राम की फॉर्म में बताती हूँ। मैंने इसका एक देखो ट्रांसलेशन के एक नोट्स बनाए हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद ना तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, तो तुम्हें मैं यही सजेस्ट करूँगी कि तुम बाद में ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, प्रिंसिपल, साइट, कैसे इसकी मशीनरी काम करती है, ये पूरे जो नोट्स यहाँ पर हैं ये तुम प्लीज़ अपने नोटबुक में लिखना, खुद से लिखना, तभी तुम्हें चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, क्लियर? तो पहले मैं तुम्हें यहाँ से बता दूँ, फिर हम साथ साथ में एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ये सारे आपके ट्रांसलेशन के नोट्स हैं जो मैंने यहाँ पर पूरे बना के दे दिए हैं आप लोगों को, आप खुद से भी बना लेना। क्लियर? चलो भाई देखते हैं ज़रा क्या लिखा है इस प्रोसेस में। जस्ट अ मिनट। हाँ बच्चों, तो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पे सिंपली आपको पहले तो प्रोटीन चेन की डेफिनेशन बता दी है, सॉरी ट्रांसलेशन की डेफिनेशन बता दी है। प्रिंसिपल अगर आपसे पूछें कि भाई ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन एमआरएनए। साइट आपको पता है। अच्छा, ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं यानी कि सेल में डीएनए से आरएनए का बनना, तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियस होता ही नहीं है। लेकिन हमारे में यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए से जब आरएनए बनता है। बट अगर तुमसे ट्रांसलेशन पूछ लिया जाए तो चाहे प्रोकैरियोट हो यानी बैक्टीरिया हो, या हम हो यानी यूकैरियोट हो, ट्रांसलेशन का प्रोसेस दोनों ही केस में साइटोप्लाज्म में चलेगा। यानी एमआरएनए को अगर प्रोटीन सिंथेसिस करना है बच्चों, तो डू रिमेंबर उसे न्यूक्लियस से बाहर आना पड़ता है, घर के बाहर आकर ही वो ट्रांसलेशन करेगा। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, देखो
इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, बट अगर आप इन शॉर्ट इससे ट्रांसलेशन को समझो तो ये तो न्यूक्लियस है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है। वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर ये जो डीएनए है, इस डीएनए ने आरएनए को बनाया, क्योंकि यूकैरियोट्स की बात हो रही है तो स्प्लाइसिंग भी हुई होगी, इसकी स्प्लाइसिंग हुई और ये जो कैपिंग टेलिंग भी हुई, और ये जो तैयार एमआरएनए है इसको साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म में ये जो आपको आरएनए दिखाया है, इस आरएनए पर देखो कैप लगी हुई है, पॉली ए टेल लगी हुई है, सिर्फ एक्सॉन्स रहे होंगे, इंट्रॉन्स हट गए होंगे सारे, ठीक है। ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए को क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है। इसके लिए इसको डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, उन सबको कहते हैं बच्चों ट्रांसलेशन मशीनरी। ओके, तो ट्रांसलेशन मशीनरी में अगर हम देखें, एनसीईआरटी में क्या है ना, इस टॉपिक में ऐसे हेडिंग अलग अलग टॉपिक वाइज नहीं समझाया है, हेडिंग वाइज नहीं समझाया है, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है यहाँ पर। तो अगर हम ट्रांसलेशन मशीनरी की बात करें तो हमें चाहिए तीनों तरह के आरएनए, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तीनों का यहाँ पर रोल लिखा है, कौन कौन से टाइप के आरआरएनए होते हैं वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये भी आपको याद है क्या, सेल चैप्टर में हमने सीखा था कि राइबोसोम की जो 2 सब यूनिट्स होती हैं वो नॉर्मली सेल में अलग अलग पड़ी रहती हैं, है ना। ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये कभी भी बाइंडेड फॉर्म में नहीं होती है, लेकिन हमने पढ़ा था कि एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये दोनों सब यूनिट्स बाइंड हो जाती हैं इन द स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस, है ना। तो वो कहाँ बाइंड होती है पता है, वो इसी एमआरएनए पर बाइंड होती है। एमआरएनए पर पहले स्मॉलर यूनिट आती है, बाद में लास्ट में लार्जर यूनिट आती है, और ये दोनों अटैच हो जाते हैं। जब तक ट्रांसलेशन चलेगा तब तक ये अटैच रहेंगे और ट्रांसलेशन एंड होते ही वापस अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो इसकी दोनों सब यूनिट्स हैं, लार्जर और स्मॉलर, उसमें से लार्जर सब यूनिट के बारे में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि इस लार्जर यूनिट पर 2 साइट होती हैं, बट ज़्यादातर स्टैंडर्ड बुक में 2 की जगह 3 साइट समझाई जाती हैं बच्चों, जिनको बोलते हैं EPA। क्या है ये साइट, देखना मैंने यहाँ पर इसके आगे वाली स्लाइड पर आपको बताया है कि इफ़ वी टॉक अबाउट द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ध्यान है ना आपको, प्रोकैरियोट में 30S 50S, हमारे में 40S 60S, तो यानी 50S और 60S की बात हो रही है। अगर हम उस सब यूनिट की बात करें तो इस बड़ी यूनिट पर 3 साइट होती हैं बच्चों, जिनको कहते हैं EPA। EPA का मतलब E स्टैंड्स फॉर एग्जिट साइट। अभी जब आप देखोगे ट्रांसलेशन के दौरान क्या होगा ना तो मैं एनसीईआरटी का डायग्राम देखो जरा एनसीईआरटी के डायग्राम में आ गया, एनसीईआरटी का डायग्राम, उसमें आपको क्या दिखाया है, यहाँ पर आपको ऐसा दिखाया है क्या कि जब ये चेन बन रही है तो ये चेन किसी एक टीआरएनए पर ऑलरेडी अटैच्ड है, एक नया टीआरएनए हमेशा आपके राइट साइड से आएगा और जो पुराना टीआरएनए निकलेगा वो लेफ्ट साइड से एग्जिट करेगा। तो हमेशा ध्यान रखो, एग्जिट पेप्टाइड साइट और एक्सेप्टर साइट, EPA। E यानी एग्जिट साइट जहां से पुराना टीआरएनए चला जाता है, P यानी पेप्टिडाइल साइट जहां पे पेप्टिडाइल बॉन्ड बनता है और ये चेन बढ़ती चली जाती है, और A साइट हमेशा वो साइट होती है जो नए टीआरएनए को एक्सेप्ट करती है, तो उसको आप एक्सेप्टर साइट बोल सकते हैं। ओके, एनसीईआरटी में एग्जिट साइट को नहीं बताया है, बस कहा है कि 2 साइट होती है, उनके भी नाम नहीं दिए हैं, बट आपको ध्यान रखने हैं, ये आप लिख लेना जरूर से, मैंने इस डायग्राम में लिख दिए हैं। कौन सी 2 साइट, या तो P साइट और A साइट मेन, और अगर 3 याद रखना चाहो तो E, तो EPA, तीनों के फंक्शन लिख दिए, ठीक है। P stands for peptidyl site where peptide bond form, A stands for acceptor site या अमीनो असाइल साइट, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर टीआरएनए अमीनो एसिड का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना वो आकर जुड़ेगा, ठीक है, क्लियर। और क्या चाहिए भाई हमको ट्रांसलेशन के लिए, तीनों तरह के आरएनए तो चाहिए। यहाँ पर सबस्ट्रेट कौन होगा बच्चों, यहाँ पर सबस्ट्रेट न्यूक्लियोटाइड थोड़ी ना है, यहाँ पर सबस्ट्रेट है अमीनो एसिड जो सेल में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़े रहते हैं एक पूल में, जिसको कहते हैं अमीनो एसिड पूल, सिंपली साइटोप्लाज्म में उनका पड़े रहना, ठीक है। एंजाइम के रेफरेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एंजाइम, कोई हेलिकेज, प्राइमेज, पॉलीमरेज, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। खुद एक आरआरएनए जो कि प्रोकैरियोट में 23 है, हमारे में 28 है, राइबोजाइम की तरह एक्ट करेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा ना, इसीलिए इस राइबोजाइम को बच्चों पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज भी कह दिया जाता है। कई बार ऐसा लगता है बच्चों को, अगर बाई चांस, वैसे एनसीईआरटी में ये नाम नहीं है, पर अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा एंजाइम ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो आपको लगेगा यार मैम ने तो कहा था कोई एंजाइम चाहिए ही नहीं, बस ये खुद आरआरएनए राइबोजाइम का काम करेगा। बट कुछ बुक्स इस राइबोजाइम को लिखती हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, तो हो सकता है ऑप्शंस में इस एंजाइम का नाम लिखा हुआ हो, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है।
और इन सब के अलावा बच्चों इसमें भी ट्रांसक्रिप्शन की तरह 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, और तीनों के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ रिलीज फैक्टर्स के बारे में दे रखा है, तो आप सिर्फ वही याद रखेंगे तो इट इज़ ओके, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर में भी ऐसा होता है कि प्रो कैरियोट्स में 3 तरह के होते हैं, यू कैरियोट्स में स्मॉल ई लगा देते हैं, 9 तरह के इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। इलोंगेशन फैक्टर में भी यहाँ पर 3 तरह के, यहाँ सिर्फ 2 ही तरह के। रिलीज फैक्टर में यहाँ 3 तरह के, यहाँ 3 तरह के। बट प्लीज इस डिटेल पे मत जाना, तुम तो बस रिलीज फैक्टर याद रखना जो अभी आगे प्रोसेस में आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म पर। अब मैकेनिज्म में भी जैसे हमने वहाँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझी थी, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि व्हाट इज ट्रांसलेशन यूनिट, तो ट्रांसलेशन यूनिट का मतलब है ये mRNA जिस पर कोड्स हैं, ठीक है। इस mRNA पर बच्चों हमेशा जहाँ पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होगा वहाँ AUG होना चाहिए, और जहाँ पर स्टॉप होगा ये प्रोसेस वहाँ पे कोई ना कोई स्टॉप कोडोन होना चाहिए, वेदर UAA और UGA और UAG, कोई एक होगा तीनों में से, ठीक है। पर जब इस ट्रांसलेशन यूनिट को स्टडी किया गया तो क्या देखा गया कि AUG बिल्कुल यहाँ और स्टॉप कोडोन बिल्कुल यहाँ नहीं था, बल्कि बिफोर द स्टार्ट कोडोन एंड आफ्टर द स्टॉप कोडोन कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस होती हैं जो क्या करती हैं, जो ट्रांसलेट ही नहीं होती, बस वो जस्ट इसलिए प्रेजेंट हैं कि जब राइबोसोम आके जुड़ेगा, तरह तरह की चीज़ें जुड़ेंगी, तो एक तरह से अगर बिल्कुल यहाँ पर होता ना AUG तो हो सकता है वो रीड करने से रह जाता, या वहाँ पर इतनी जगह ही नहीं होती कि उसको प्रॉपरली पढ़ा जा सके। तो जैसे हम नहीं कहते कि हमेशा थोड़ा सा सेफ साइड एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हम किसी भी चीज़ में, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे लेवल पर ये समझ लो कि ट्रांसलेशन यूनिट में स्टार्ट कोडोन से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद कुछ एडिशनल सीक्वेंस होती है विच इज नॉट ट्रांसलेटेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन्स। अनट्रांसलेटेड रीजन्स भूल मत जाना, ऐसा तो नहीं कर दोगे कि आफ्टर द स्टार्ट कोडोन के बाद होते तो कैसे काम चलता, या बिफोर द स्टॉप कोडोन, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। स्टॉप कोडोन के बाद और स्टार्ट कोडोन के पहले ही होंगे। एनसीईआरटी में लिखा है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, दे आर फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में ये रहा, ये जो आपके एनसीईआरटी में ये जो पैराग्राफ समझाया इसके जस्ट बाद दिस इज अबाउट द अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या है, अ ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज, देखो फिर से ये वर्ड आ गया, ये मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन में भी बताया था, फ्लैंक्ड का मतलब होता है एट बोथ एंड्स, किसी भी चीज़ के एंड्स पर जो चीज़ लगी हो। तो नॉर्मली जो ट्रांसलेशन यूनिट है उसके एंड्स पर क्या होता है बच्चों, उसके एंड्स पर स्टार्ट कोडोन होता है और स्टॉप कोडोन होता है, ठीक है। और बीच में क्या होते हैं, कोड्स होते हैं प्रोटीन चेन बनाने के। एंड mRNA also has some additional sequences that are not translated, और इन्हीं को कहते हैं untranslated regions या UTR। The UTR are present, कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। तो ये आपको मिलेंगे एक तो 5 एंड पर, ठीक है, 5 एंड पर दैट इज बिफोर स्टार्ट कोडोन, और 3 एंड पर आफ्टर स्टॉप कोडोन। और ये क्यों चाहिए, दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो ये UTR के बारे में एक छोटा सा पैरा एनसीईआरटी में दे रखा है, वो मैंने यहीं पर ट्रांसलेशन यूनिट में समझा दिया है। अब आते हैं हम इसके मैकेनिज्म पर कि अगर हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए हमको क्या क्या चीज़, अच्छा चलो इस पे भी आने से पहले ना एक बार अगेन एनसीईआरटी पर जाओ, ये जो ट्रांसलेशन मशीनरी के बारे में हमने पढ़ा है ना, उसको ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, इसके आगे क्या लिखा है देखना, कि हमने कहा था कि जब चार्जिंग होगी टीआरएनए की, इफ़ टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज इनफ, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। ये क्या कह रहा है कि जब अमीनो एसिड अपने अपने टीआरएनए पर बाइंड हो जाएगा और ऐसे 2 टीआरएनए पास पास आएंगे तो उनके बीच में, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, लेकिन उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। वो एनर्जी खुद अमीनो एसिड लेकर आएगा। द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वुड एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कौन करेगा बच्चों, राइबोसोम, कोई अलग एंजाइम नहीं है, राइबोजाइम ही कैटलिस्ट का काम करेगा। इसका दूसरा नाम लिख दो, विच इज ऑल्सो नोन एज पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, जो कि कुछ और नहीं है बल्कि 23S इन प्रोकैरियोट्स, 28S इन यूकैरियोट्स। ये एक rRNA ही है, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखना, आगे इसमें आपको एनसीईआरटी में राइबोसोम के बारे में दिया है, जहाँ से 2023 में क्वेश्चन आया था कि द सेल्यूलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम।
द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए, नाउ यू नो स्ट्रक्चरल आरएनए किसको कहते हैं, आरआरएनए को, एंड अबाउट 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, एनसीईआरटी से था क्वेश्चन। In its inactive state, it exists as 2 subunits। अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को, 2 सबयूनिट्स की फॉर्म में होता है ये, एक लार्जर सबयूनिट होती है, एक स्मॉलर सबयूनिट होती है। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स का जो 70S राइबोसोम है वो बना होता है 30S और 50S का, और यूकैरियोट्स में जो 80S टाइप का राइबोसोम होता है वो बना होता है 40S एंड 60S का। यहाँ मैथमेटिक्स नहीं होती है, ठीक है, हमने सेल चैप्टर में सीखा था। ये दोनों सब यूनिट्स नॉर्मली अलग रहती हैं, ठीक है। व्हेन स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर द mRNA, सीक्वेंस भी याद रखो, हमेशा mRNA पर पहले छोटी यूनिट आएगी, बाद में बड़ी यूनिट आकर उसको ढकेगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टू प्रोटीन बिगिंस, जैसे ही mRNA पर छोटी यूनिट आके जुड़ती है ना, वो सिग्नल होता है कि भाई ट्रांसलेशन शुरू करो, फिर tRNA आता है, फिर ऊपर से आकर राइबोसोम की बड़ी यूनिट उसको ढक लेती है, ठीक है। सो देयर आर 2 साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट, इतना कह के एनसीईआरटी ने छोड़ दिया। ये 2 साइट कौन सी है, ये 2 साइट की बात हो रही है, पी साइट एंड ए साइट। ई साइट इन्होंने नहीं दी, तो देख लेना आप क्वेश्चन में किस अकॉर्डिंग पूछा है। ओके, फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड टू एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो एग्जैक्टली ये जो राइबोसोम है क्या कर रहा है, ये एक जगह प्रोवाइड कर रहा है जिससे दोनों टीआरएनए पास पास रहें और एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड्स में बन जाए। ओके, सो यहाँ पर राइबोसोम ने क्या किया बच्चों, द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इन्होंने, इस पे नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि कौन सा आरआरएनए कैटलिस्ट का काम करेगा। बैक्टीरिया में 23S विच इज कॉल्ड राइबोजाइम, यहीं पर तुम ऐड कर लो, एंड 28S आरआरएनए इन यूकैरियोट्स, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है क्या, क्लियर। नाउ अब इन्होंने यहाँ पर बच्चों आपको ट्रांसलेशन के प्रोसेस के एक ही पैराग्राफ में तीनों स्टेप समझा दिए हैं। कौन से 3 स्टेप, सबसे पहले होगा इनिशिएशन, इनिशिएशन के बाद जैसे जैसे चेन आगे बढ़ेगी दैट इज कॉल्ड इलोंगेशन, ये रहा इलोंगेशन, और लास्ट में जब एक रिलीज फैक्टर आएगा तो वो इस प्रोसेस को एंड कर देगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। ठीक है, ये 3 तो मेन स्टेप हैं चेन बनने के, और इसके पहले इनिशियली जो 2 स्टेप थे वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे। यहाँ पर कौन से 2 स्टेप दे रखे थे, एक तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और दूसरा चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड। तो एक तरह से मेनली 5 चीजें होंगी, 2 तो चेन बनने के पहले हो जाएंगे और 3 स्टेप चेन बनने के दौरान होंगे। तो इन 5 को मैंने यहाँ पर समराइज किया है, देखना किस तरह से आपको ये नोट्स बनाने हैं अपने। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में वेरी फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को जगाओ, तो देखो अमीनो एसिड कैसे जगता है। अगर ये अमीनो एसिड को जगाने के लिए भी बच्चों, और जब आप इस जगे हुए अमीनो एसिड को टीआरएनए पर जोड़ोगे तो भी एक ही एंजाइम चाहिए, सेम एंजाइम इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम पॉलीमराइजेशन में नहीं चाहिए, ये एंजाइम तो सिर्फ जो इनिशियल 2 स्टेप है ना, एक्टिवेशन और चार्जिंग, दोनों अलग अलग है, उनके लिए चाहिए। तो ये जो एंजाइम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इसका नाम देखो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है इसका नाम, इसके नाम में अमीनो एसिड आ रहा है, टीआरएनए आ रहा है, क्योंकि ये एंजाइम अमीनो एसिड को और टीआरएनए को खुद पर जोड़ेगा जिससे दोनों आपस में जुड़ सकें। ओके, तो इस एंजाइम पर आपको 3 एक्टिव साइट दिख रही हैं क्या, एक साइट है अमीनो एसिड के लिए, एक साइट है एटीपी के लिए, और एक बड़ी सी साइट है टीआरएनए के लिए। अब क्या होगा देखना कि ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम पर पहले एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड आएगा अलोंग विद एटीपी। जब अमीनो एसिड एटीपी से जुड़ता है ना, वो काम भी एंजाइम पर ही होता है। तो यहाँ पर देखो ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम एटीपी को और अमीनो एसिड को अपने ऊपर जोड़ रहा है। जब एटीपी जुड़ता है तो 2 फॉस्फेट अलग हो रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, वो एनर्जी इस अमीनो एसिड के अंदर स्टोर हो गई है। तो यहाँ पर अमीनो एसिड और एएमपी और एंजाइम, इन तीनों का एक कॉम्प्लेक्स बन गया है क्या। ऐसा नहीं लिखेंगे हम कि एंजाइम नहीं है और सीधा अमीनो एसिड और एटीपी जुड़ गए ना, अमीनो एसिड और एटीपी नहीं जुड़े हैं आपस में, बल्कि एंजाइम के ऊपर अमीनो एसिड और एंजाइम के ऊपर अमीनो एसिड, ये रहा जो पिंक कलर से दिखाया है, और एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एएमपी जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसका नाम है अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा स्पेसिफिक, जिसको आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कॉग्नेट टीआरएनए, एक कॉग्नेट टीआरएनए मॉलिक्यूल यहाँ आएगा और ये जो अमीनो एसिड है ना ये इस टीआरएनए पर शिफ्ट हो जाएगा और एएमपी यहाँ से निकल जाएगा। अब एएमपी का कोई रोल नहीं है, एएमपी में जो एनर्जी थी वो अमीनो एसिड में जा चुकी है और वो जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो टीआरएनए पर जुड़ चुका है, तो एएमपी तो निकल जाएगा। जैसे इन दोनों में मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे एंजाइम भी अलग हो जाएगा, अब एंजाइम की भी कोई जरूरत नहीं है आगे। तो ये आपके पास तैयार हो गया चार्ज्ड टीआरएनए, या आप इसको कहते हैं अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए, एक ऐसा टीआरएनए जिसका अमीनो एसाइलेशन हो गया है। जैसे CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन, अमीनो एसिड का जुड़ना अमीनो एसाइलेशन, कोई टिपिकल वर्ड नहीं है, ठीक है। तो दो अलग अलग स्टेप हुए क्या, ये था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। समझ में आया आप लोगों को? आप डायग्राम बना के लिखना चाहो तो डायग्राम बना लो, वरना मैंने यहाँ पर इस तरह भी लिख दिया है कि फर्स्ट स्टेप में जब अमीनो एसिड, एटीपी और एंजाइम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए तो एक कॉम्प्लेक्स बना, दो फॉस्फेट अलग हो गए, फिर इस कॉम्प्लेक्स से स्पेसिफिक टीआरएनए जुड़ा तो अमीनो एसिड और टीआरएनए आपस में जुड़ गए, एएमपी अलग हो गया और एंजाइम भी अलग हो गया। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेल ने बनाकर तैयार कर लिए हैं, इन सारे कॉम्प्लेक्सेस को एमआरएनए को पढ़ते जाना है और अकॉर्डिंगली जुड़ते जाना है। टीआरएनए पर जिसका भी एंटीकोडोन है उसके अकॉर्डिंग वो एमआरएनए से जुड़ेगा। तो शुरू करें प्रोसेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी बच्चों, अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की मेन स्टेप की, तो उसमें तीन चीज़ें हैं। इनिशिएशन की सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आता है। देखो इधर इनिशिएशन कैसे होगा, हमेशा याद रखो, मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है, हमेशा याद रखो कि सबसे पहले जो एमआरएनए है ना उससे आकर जुड़ेगी स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम, फिक्स है ये बात। जैसे और स्मॉलर यूनिट जब जुड़ेगी तो उसके तुरंत बाद जो पहला टीआरएनए है ना जो मिथियोनिन को लेकर आता है हमेशा, वो आकर जुड़ेगा सेकंड नंबर पे, और जैसे ही ये जुड़ जाएगा लार्जर सब यूनिट आकर इसको ऊपर से ढक लेगी, दिस इज द थर्ड नंबर, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना जिसमें एक्चुअली चार चीजें हैं, एमआरएनए, देन स्मॉलर यूनिट, देन इनिशिएटर टीआरएनए एंड देन लार्जर यूनिट, इसको बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। हमेशा ये कौन सा टीआरएनए है, बट ऑब्वियस दिस इज इनिशिएटर टीआरएनए, जो किसको कैरी करता है, यू नो, मिथियोनिन को। तो बट ऑब्वियस इसका एंटीकोडोन किसके अकॉर्डिंग होगा, स्टार्ट कोडोन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब है ना, अब ऐसा नहीं है कि राइबोसोम को बार बार अलग होना है और बार बार जुड़ना है, अब ये तो परमानेंट जुड़े रहेंगे जब तक कि चेन पूरी नहीं बन जाती। और ध्यान से देखना क्या होगा, एक एक नया टीआरएनए आकर जुड़ता जाएगा। कौन सी तरफ से आएगा, राइट हैंड साइड से, निकलेंगे कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। तो बच्चों ये जो लार्जर यूनिट होती है ना वो हमेशा इस तरह अटैच होती है कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट टीआरएनए है वो पी साइड पर रहे और ए साइड खाली रहे, क्योंकि ए साइड को बोलते हैं एक्सेप्टर साइट, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलॉन्गेशन स्टेप में, कि ये जो एक्सेप्टर साइट है ना, पर थ्योरी वाला पार्ट आप खुद पढ़ लेना, ये जो एक्सेप्टर साइट है वहां पर एक नया टीआरएनए आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी डायग्राम से समझो एक बार। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यहाँ पर एक और, इसको मैं बाद में रब कर दूंगी, समझ लो, यहाँ पर एक और टीआरएनए आकर जुड़ गया अब अकॉर्डिंग टू एंटीकोडोन, वो एक अमीनो एसिड को भी ले आया, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड दोनों पास पास आ गए ना, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उसमें कौन मदद कर रहा होगा, उसमें मदद कर रहा होगा इसकी राइबोजाइम वाली यूनिट। और एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा होगा इसके लिए, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा इसके लिए, कौन प्रोवाइड करेगा, अमीनो एसिड। जब एटीपी से जुड़ा था, एक्टिवेशन हुआ था ना, तो खुद एक्टिवेटेड अमीनो एसिड ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ओके। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा दिस राइबोसोम विल शिफ्ट, ये इस तरह शिफ्ट होता है कि इसकी शिफ्टिंग कोडोन टू कोडोन होती है। यानी आप इमेजिन करो, मैं दोबारा डायग्राम नहीं बना रही, जस्ट इमेजिन कि ये राइबोसोम अगर ऐसे आ जाए तो ये वाली साइट पर तो ये वाला अमीनो एसिड आ जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट 3 कोडोन वाली साइट खाली हो जाएगी, है ना। तो वहां से नेक्स्ट टीआरएनए आएगा क्या, और इनके बीच में फिर बॉन्ड बनेगा। अब इसकी तो जरूरत है नहीं, जब ये शिफ्ट कर जाएगा तो ये यहाँ से हट भी जाएगा, क्लियर। तो इस तरह धीरे धीरे ये खिसकता जाएगा कोडोन बाय कोडोन, और क्या होता जाएगा, नया टीआरएनए आता जाएगा। उस टीआरएनए पर जो अमीनो एसिड है वो पहले वाली चेन के साथ जुड़ता जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर स्टॉप कोडोन नहीं आ जाता। इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे इलॉन्गेशन, ठीक है। तो अगर मैं इलॉन्गेशन में कभी भी बीच में से देखूं डायग्राम, तो मुझे कुछ ऐसी पोजीशन मिलेगी क्या सबकी, देखना
कि मान लो राइबोसोम इस जगह पर है, ये 3 कोडोन्स हैं, तो हमेशा जो पी साइट वाला कोडोन है उस पर तो चेन दिखेगी आपको, हमेशा याद रखो। जो ए साइड वाला कोडोन है वो खाली रहेगा जिससे नया टीआरएनए एंटर कर सके, और जो यहाँ वाला कोडोन है सबसे पीछे वाला जिस पर ऑलरेडी एक टीआरएनए जुड़ा हुआ था वो यहाँ से एग्जिट मार रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह ये चेन आगे बढ़ती जाएगी। दिस इज कॉल्ड इलोंगेशन फेज। एंड लास्ट में जब टर्मिनेशन फेज आएगी तो वो कब आएगी, जब ए साइट पर स्टॉप कोडोन अपीयर होगा। बहुत देर तक वेट करेंगे यार, नया टीआरएनए तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि बट ऑब्वियस स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। तो एक रिलीज फैक्टर यहाँ आएगा सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए, और इसका यहाँ जुड़ना इस बात का सिग्नल है कि भाई सब डिसेंबल हो जाओ, प्रोटीन चेन बनकर तैयार है। तो लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, एमआरएनए, प्रोटीन चेन सब अलग अलग हो जाएंगे। ये तो अपना अपना पड़े रहेंगे, जब दोबारा काम आएगा उसके लिए। एमआरएनए मेटाबोलाइज हो जाता है, एमआरएनए का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, ट्रांसलेशन करते ही इसके न्यूक्लियोटाइड्स अलग हो जाते हैं, वरना अननेसेसरी पड़ा रहा तो प्रोटीन बनाता रहेगा, क्या पता सेल को ज़रूरत है कि नहीं। अगर ज़रूरत है तो सेल का डायरेक्टर यानी डीएनए अपने आप आरएनए बनाकर दोबारा भेज देगा। ओके, तो एक एमआरएनए एक बार बनने के बाद बार बार नहीं बनता। ठीक है, एंड ये प्रोटीन चेन बनकर अलग हो जाएगी। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस क्या होता रहेगा, यहाँ पर टर्मिनेशन होते ही कंप्लीट हो जाएगा, एंड दिस इज यू विल गेट द प्रोटीन चेन। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस हुआ, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। उससे पहले 2 स्टेप और हो ही गए। क्लियर, इस तरह ये प्रोसेस चलता है बच्चों। और यहाँ पर मैंने, ये आपसे पूछेंगे नहीं बट ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया है कि सिर्फ वही एक एटीपी नहीं लगता इस पूरे प्रोसेस में। कहीं आप सोचें यार इतना सस्ता प्रोसेस है क्या ये, नहीं, सेल को इसमें भी बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, पर बाकी की एनर्जी सेल एटीपी के फॉर्म में खर्च नहीं करती बल्कि जीटीपी की फॉर्म में खर्च करती है। तो जब भी एक प्रोटीन चेन बनती है ना, जितनी भी बार एक टीआरएनए जुड़ेगा उतनी बार एक जीटीपी खर्च होगा, जितनी भी बार राइबोसोम खिसकेगा। अच्छा हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा है राइबोसोम के खिसकने को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। उतने ही जीटीपी खर्च होंगे, एक मूवमेंट के लिए 2 जीटीपी, दूसरे मूवमेंट के लिए फिर 2 जीटीपी, फिर तीसरे मूवमेंट के लिए फिर 2 जीटीपी। ठीक है, और जब लास्ट में रिलीज फैक्टर आएगा, टीआरएनए की जगह रिलीज फैक्टर आ रहा है, तब 1 जीटीपी और खर्च होगा। क्लियर, तो पहले आते थे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पहले, अब तो तुमसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि अगर इतने प्रोटीन्स हैं, मतलब इतने अमीनो एसिड हैं एक प्रोटीन चेन में, तो बताओ कितनी टोटल एनर्जी खर्च हुई होगी। ठीक है, बट तुम्हें ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है। तो लास्ट में हम इसको एनसीईआरटी से सम अप कर देते हैं इस प्रोसेस को। फॉर इनिशिएशन क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी में, द राइबोसोम बाइंड्स टू एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडोन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय इनिशिएटर टीआरएनए, दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन। इनिशिएशन में जो सीक्वेंस मैंने बताई है प्लीज याद रखना, इनिशिएशन में सबसे पहले एमआरएनए है, एमआरएनए पर स्मॉलर यूनिट आएगी, स्मॉलर यूनिट के बाद इनिशिएटर टीआरएनए आएगा, और इनिशिएटर टीआरएनए के बाद लार्जर यूनिट आएगी। इस सीक्वेंस में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में बनेगा, और उसके बाद ट्रांसलोकेशन चलेगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे? ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ, कौन सा कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड लिंक्ड टू टीआरएनए, वो कॉग्नेट टीआरएनए वाला, चार्ज टीआरएनए वाला। ठीक है, ये आते जाएंगे, सिक्वेंशियली बाइंड होते जाएंगे टू द एप्रोप्रिएट कोडोन। उनको पढ़ना आता है कि मेरा कोडोन है कि नहीं, नहीं है तो निकल जाएंगे, फिर दूसरा आके रीड कर लेगा, तो जो जुड़ सकता है वही जुड़ेगा। ठीक है, बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। अच्छा ये भी याद रखना, जब टीआरएनए यहाँ पर रुकता है ना, तो कुछ देर के लिए कोडोन और एंटी कोडोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, इनकी पेयरिंग होती है बाकायदा। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विद द टीआरएनए एंटी कोडोन। द राइबोसोम, इसको हाईलाइट करो, द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग द एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। वर्ड नहीं लिखा क्या, लिख लो। जब राइबोसोम मूव करता है बच्चों कोडोन टू कोडोन, तो इसके मूवमेंट को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अमीनो एसिड्स आर एडेड 1 by 1 ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन न्यूक्लियस में बैठकर किसने डिक्टेट कर दी थी, डीएनए ने, पर उसे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एमआरएनए, यानी स्पीच बनाई इसने थी, दे रहा है। ठीक है, एट द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडोन terminating translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome। releasing मतलब separate, अलग हो जाते हैं सारे components। ठीक है, तो सेल को अपने ज़रूरत का प्रोटीन मिल जाता है।
ठीक, बस इस तरह से ये प्रोसेस सेल में होता है। आ गया क्या समझ में ट्रांसलेशन? मुश्किल तो नहीं है। एनसीईआरटी में 3 पैराग्राफ में ख़त्म कर दिया है ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, 2 स्टेप यहाँ समझा दिए, फिर वापस से ट्रांसलेशन की मशीनरी में राइबोसोम समझा दिया, फिर ट्रांसलेशन यूनिट समझा दी, और ये रहा मेन प्रोसेस। हमने इस चीज़ को अलग से अच्छे से पढ़ लिया है। एक बार फिर से समअप कर देती हूँ, देख लो कि ट्रांसलेशन में क्या हुआ। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ने आरएनए तो बनाकर तैयार कर दिया था ट्रांसक्रिप्शन में, ये आरएनए बाहर आया। कौन सा आरएनए है ये? एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। इस मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन है कि अमीनो एसिड्स को किस सीक्वेंस में जुड़ना है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को ये टीआरएनए पढ़ सकते हैं, और ये टीआरएनए अमीनो एसिड पूल पड़ा हुआ है, उनमें एक एक टीआरएनए को उठाकर ले आएंगे। जब ये टीआरएनए को उठाएंगे, अमीनो एसिड को उठाएंगे, और अमीनो एसिड को जगना है, जब एटीपी एक्टिवेशन है उसमें एक एंजाइम उसकी मदद करता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। बाद में इस एंजाइम का कोई रोल नहीं है। तो ये जो टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स है इसको बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है। ये चार्ज टीआरएनए 1 बाय 1 आते जाएंगे। एंट्री हमेशा एक्सेप्टर साइड से होगी और एग्जिट हमेशा एग्जिट साइड से होगा। सेंटर जो साइट है टी साइट, वहाँ पर चेन बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो ये जो है यूनिट, ये राइबोसोम के अलोंग बनेगा, लेकिन जब ये दोनों पास पास आएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो उसके बनने के लिए हमें एक तो फैक्ट्री चाहिए और एक एंजाइम चाहिए। दोनों काम राइबोसोम यानी कि आरआरएनए करेगा, ठीक। ये धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा, चेन बढ़ती जाएगी। जब भी स्टॉप कोडॉन आएगा तब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग हो जाएंगी एंड प्रोटीन चेन विल बी रेडी। तो 5 स्टेप्स हुए। फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, सेकेंड चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड, एंड थर्ड इनिशिएशन, देन इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। डन है क्या? इसमें कोई स्पेसिफिक एंजाइम नहीं लगा, सिर्फ बॉन्ड बनने के लिए राइबोजाइम ने एंजाइम का काम किया, जिसको आप पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज कह सकते हो। और दूसरा एंजाइम हमें चाहिए था एक्टिवेशन एंड चार्जिंग के लिए, ठीक है। क्लियर? एक बार फिर से कहूँगी, आप दिमाग में इस पूरे प्रोसेस को जैसे भी रफली नोट्स बना के, डायग्राम बना के अपने अकॉर्डिंग रिवाइज करो, खुद से करके देखो। नहीं आ रहा तो फिर से वहाँ पे पॉज करो, एनसीईआरटी से पढ़ो, वीडियो दोबारा देखो, पर एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सेल कैसे ट्रांसलेशन का प्रोसेस करती है। और यहाँ पर आपका जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है सेंट्रल डॉग्मा का, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो सारे प्रोसेस हो जाते हैं ओवर, ठीक है। आपको बस अपने आप ध्यान रखना है, तीनों को मिक्स नहीं करना। जनरली बच्चे एग्जाम में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस को मिक्स कर देते हैं। तो मैं ये भी, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक टेबल बना सकते हो तीनों में डिफरेंस की, और जो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप वहाँ पे लिख सकते हो, अगर मिक्स हो रहा है तो। नहीं हो रहा तो फिर नॉट नीडफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पूरा ये जो हमने जीन एक्सप्रेशन पढ़ा ना, ये जीन एक्सप्रेशन ही तो है, जब जीन ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाता है और आरएनए ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाता है। किसी भी जीन को एक्सप्रेस होना है मतलब प्रोटीन बनाना है, तो ये जीन एक्सप्रेशन भी बच्चों रेगुलेटेड होता है। मतलब सोचो, जीन्स पूरी सेल को रेगुलेट कर रहे हैं और जीन्स को भी रेगुलेट करने वाले जीन्स होते हैं। तो वो कौन से जीन्स हैं? लैक ऑपेरॉन के फॉर्म में एग्जाम्पल के साथ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन द टॉपिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बट यहाँ तक का आप अच्छे से कंप्लीट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, गुड बाय।